राजस्थान बोर्ड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे एक ही वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड ने अब एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब राजस्थान बोर्ड का सिलेबस वही है जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो ये वीडियो भी एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है जो अब राजस्थान बोर्ड पे चल रहा है। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा राजस्थान बोर्ड का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देंगे। प्रश्न एक में बच्चों हमसे पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और फिर पूछा गया है, क्या इसे मतलब शून्य को आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है। तो आइए शून्य के गुणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं पहले। बच्चों, वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। तो ये वर्गीकरण हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अध्याय के परिचय के वीडियो में हमने देखा था बच्चों, जो शून्य होता है वो पूर्ण संख्या का एक रूप होता है। पूर्ण संख्या जो होते हैं वो पूर्णांक का एक रूप होता है। पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब शून्य जो है वो एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो शून्य एक पूर्णांक भी है, और पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होते हैं तो शून्य एक परिमेय संख्या भी है। तो यहाँ से हमने सीखा कि शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि क्या एक शून्य परिमेय संख्या है। तो हाँ, ये कथन सत्य है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया हाँ। अब हमसे कहा गया है कि आप इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब शून्य को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, p का मान जो है वो शून्य लेना होगा। q का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं q का मान, बस p का मान शून्य लेंगे। तो शून्य बराबर p बटा q कैसे लिख सकते हैं, अंश में शून्य रख देंगे, हर में कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 -2। तो 0/1 0/2 0/3 0/-2, ये सब किसके बराबर है, शून्य के बराबर है। तो हमने शून्य को p बटे q के रूप में लिख दिया, जहां पर p और q पूर्णांक हैं। इसके लिए बस p को शून्य लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे प्रश्न 1 के भाग 2 का उत्तर। प्रश्न 2 में बच्चों हमसे पूछा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो हमें क्या करना होगा, एक p लेते हैं जो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक होता है। तो p हमारा 6 से एक अधिक होगा, क्योंकि यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो p होगा 6 धन 1 यानी कि 7। p हो गया 7। अब क्या करेंगे, जो दोनों संख्याएं छोटी संख्या 3 और बड़ी संख्या 4, दोनों में p बटे p का गुणा करेंगे। तो पहले 3 में गुणा करेंगे हम p बटे p का, p है 7, तो 7/7 का गुणा होगा 3 में। तो 3 में 7 का गुणा होगा ऊपर, तो आ जाएगा 21/7 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 4 में p बटे p का गुणा कर देंगे। तो 4 में p बटे p का गुणा करेंगे तो p है 7, तो 7/7 का गुणा होगा 4 में। तो ऊपर आ जाएगा 4 गुणा 7 28, बटे में आ जाएगा 7। अब हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान है। हर जो है, जैसे 21/7 और 28/7 आया, हर वही रहेगा हमारा। तो छोटी संख्या में जो हर है वो उसी वही रखेंगे, मतलब कि 7। ठीक है, तो सब में 7 रहेगा। अंश में एक एक जोड़ते रहेंगे छोटी संख्या के। तो छोटी संख्या क्या आ रही थी, 21/7, तो इसका अंश है 21। तो 21 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 22। तो पहला परिमेय संख्या आ गई 22/7। फिर दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश में 2 जोड़ेंगे, तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। तो ये हो गया 23/7। तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश में हम 3 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 21 धन 3 यानी कि 24/7। चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश में 4 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 21 धन 4 यानी कि 25/7। पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश में 5 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 21 धन 5 यानी कि 26/7। छठी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश में हम 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 21 धन 6/7 यानी कि 27/7।
तो इस तरह से हमने 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। और यही हमारे प्रश्न 2 का उत्तर है बच्चों। प्रश्न 3, प्रश्न 3 जो है बिल्कुल प्रश्न 2 की तरह ही है। प्रश्न 3 में जो है हमसे कहा गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 5। तो हम सबसे पहले एक पी लेते हैं, जो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक होता है। तो पी होगा हमारा 5 धन 1 यानी कि 6। अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों में p बटे p का गुणा कर देंगे। तो छोटी संख्या 3/5, तो 3/5 में p बटे p का गुणा करेंगे। p है 6, तो 6/6 का गुणा होगा। तो 3/5 में 6/6 का गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे अलग अलग गुणा करेंगे। तो ऊपर होगा 3 गुणा 6 यानी कि 18, नीचे होगा 5 गुणा 6 यानी कि 30। इसी प्रकार अब 4/5 में p बटे p का गुणा करेंगे। तो 4/5 में p बटे p का गुणा करेंगे, p है 6, तो 4/5 में 6/6 का गुणा होगा। तो ऊपर हो जाएगा 4 गुणा 6 24, नीचे हो जाएगा 5 गुणा 6 30। अब जो छोटी संख्या है उसका हर वही रखेंगे, अंश में एक एक जोड़ते जाएंगे। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अंश में एक जोड़ देंगे। तो 18 धन 1 हो जाएगा 19, हर वही रहेगा 30, तो हर तो सबके लिए 30 ही रहेगा। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अंश में 2 जोड़ देंगे। तो 18 धन 2, ये हो जाएगा 20, बटे में 30 ही रहेगा हर में। तीसरी परिमेय संख्या के लिए 18 में जो है अंश में 3 जोड़ देंगे। तो 18 धन 3 हो जाएगा 21, बटे में 30 ही रहेगा। चौथी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश में 4 जोड़ देंगे। तो 18 धन 4 आ जाएगा 22, बटे 30। पांचवी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अंश में 5 जोड़ देंगे। तो 18 धन 5 आ जाएगा 23, बटे में 30 सही। तो इस तरीके से हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। कौन कौन सी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये पांचों परिमेय संख्या जो है वो हमारे प्रश्न 3 का उत्तर है बच्चों। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा राजस्थान बोर्ड का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देंगे। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में बच्चों हमसे कहा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, ये बताइए और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें प्रश्न 4 में 3 कथन दिए गए हैं, हमें तीनों कथनों के लिए बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, और कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो पहला कथन है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए पहले प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के संबंधों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर हम इस कथन का उत्तर देंगे। बच्चों, हमने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था, यह पूरा अच्छे से समझा था। तो अगर आपने अध्याय 1 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो बच्चों, अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में हमने ये वर्गीकरण पढ़ा था। तो इस वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा था? इस वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि जो पूर्ण संख्या है वो दो प्रकार की होती है, या तो शून्य या प्राकृत संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि सभी पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या या तो शून्य होगी या प्राकृत संख्या होगी। परंतु जो प्राकृत संख्या है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या का ही एक रूप है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा सत्य। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है या तो वो शून्य होती है या प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। और जो प्राकृत संख्या होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा कि दिया गया कथन सत्य है। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो भी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या का ही एक रूप है, क्योंकि पूर्ण संख्या या तो प्राकृत संख्या होती है या शून्य होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, ये कथन सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 के भाग 2 की तरफ। प्रश्न 4 के भाग 2 में हमें कथन दिया गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें बताना है ये कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो चर्चा कर लेते हैं पूर्णांक और पूर्ण संख्या के आपसी संबंधों के बारे में। तो वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण देख लेते हैं फिर से, जो हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं।
तो आप अध्याय 1 के परिचय का वीडियो अवश्य देखिए और अध्याय 1 के किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस वर्गीकरण में हमने पढ़ा था कि जो पूर्णांक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। इसका मतलब है जो पूर्णांक होंगे वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं और पूर्ण संख्या भी हो सकते हैं। इसका मतलब है पूर्णांक जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूर्ण संख्या ही हो, वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। अब चलते हैं हम प्रश्न पर वापस। तो कथन है हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूर्ण संख्या ही हो। तो दिया गया कथन क्या है? असत्य है। ये एक उत्तर हो गया। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे -2 जो है वो एक पूर्णांक है, ठीक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -2 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम जानते हैं कि पूर्णांक या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक हमेशा पूर्ण संख्या होगी ये आवश्यक नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 के भाग 3 की तरफ। प्रश्न 4 के भाग 3 में हमें कथन दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या के रिश्ते के बारे में, फिर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बच्चों फिर से आ गए हम वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण पर, जो हम अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप अध्याय 1 के परिचय का वीडियो अवश्य देखें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो बच्चों वास्तविक संख्याओं का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था जो परिमेय संख्या होती है या तो पूर्णांक होती है, शांत होती है, अनुसानी आवर्ती होती है। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। तो परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक भी हो सकती है, शांत भी हो सकती है और अनुसानी आवर्ती भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या हमेशा पूर्णांक हो, ठीक है। अगर पूर्णांक है भी तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूर्ण संख्या हो, वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती है। तो परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या हो। हाँ, पूर्ण संख्या जो है वो जरूरी है कि परिमेय संख्या होगी हमेशा। तो हमसे लेकिन पूछा गया है कि क्या परिमेय संख्या जो है हमेशा पूर्ण संख्या होती है? तो वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या जो है या तो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती है, शांत भी हो सकती है या अनुसानी आवर्ती भी हो सकती है। तो परिमेय संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होगी ये सत्य नहीं है। तो फिर से कथन पे आ गए हम, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन है हमारा असत्य। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकती है, शांत भी हो सकती है, अनुसानी आवर्ती भी हो सकती है। तो परिमेय संख्या जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या ही हो, इसलिए ये कथन क्या असत्य है। उदाहरण के लिए जैसे 1/3 है, वो एक परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो है प्रश्न 4 हमारा समाप्त होता है। ये भाग 3 था प्रश्न 4 का, जिसका उत्तर है असत्य। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको राजस्थान बोर्ड का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने हमारे राजस्थान बोर्ड के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे राजस्थान बोर्ड के चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे वीडियोस आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। बच्चों आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।